शनिवार को किसानों और सरकार के बीच जो 5वें दौर की बातचीत थी वो बेनतीजा रही। 1 मिनट में देखिए क्या हुआ था कल। किसान और सरकार के बीच कल हुई 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, जिसके बाद अब अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। 5वें दौर की बातचीत में भी किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। किसानों का कहना था कि सरकार बिल वापस लेने के लिए पक्ष में नहीं है और वो दिल्ली से जाने के पक्ष में नहीं है। सरकार बिल वापसी लेने को तैयार नहीं है, किसान दिल्ली से वापसी जाने को तैयार नहीं है। 9 तारीख में फिर यहाँ से ही बात शुरू होगी। साथ ही किसानों का कहना है कि उनकी पहली मांग बिल वापसी की है, इसके बाद ही वो बाकी मुद्दों पर सरकार से बात करेंगे। किसान बिल वापसी से तैयारी करके पूरी गया कि सरकार बिल वापसी ले ले, सरकार उस पर तैयार नहीं है और मुद्दों पर किसान अभी बात नहीं करना चाहता। किसानों के साथ होने वाली इस बैठक से पहले शनिवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4 बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। उधर किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से कहा कि चर्चा अच्छे माहौल में हुई है। 1 मिनट में खबर दिखाते हैं। किसानों के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा न निकलने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात की। उन्होंने एमएसपी पर एक बार फिर से साफ कर दिया कि एमएसपी पर शक बेबुनियाद है। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि 9 तारीख की बैठक में एक बार फिर रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीति भी खूब हो रही है। आपको ये खबर भी 1 मिनट में दिखाते हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देश के अलग अलग किसान संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच इस आंदोलन में कई राज्यों की पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में शनिवार को महागठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने कोरोना के कारण प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी तो आरजेडी के नेताओं ने मैदान के गेट के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया। ये लोग साजिश के तहत एएसएमपी हटाने की प्रक्रिया में है। हम लोग चाहते हैं कि वो न हटे और जो बाहर के लोग भी खरीदें वो जो एमएसपी का रेट है उसी में खरीदें, यह नहीं कि आप बाहर में कोई रोक नहीं लगाएं। तो वो जो हटाने का प्रक्रिया वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग उसके विरोध में किसान हैं और हम किसान भाइयों के साथ हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि खेती से सरोकार न रखने वाले ज्ञान दे रही हैं। जिन्होंने अभी तक कोई चिंता नहीं की, जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा की ओर से किए जा रही टिप्पणियों का असर अब दिखाई दे रहा है। कनाडा में कोविड-19 को लेकर होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत शामिल नहीं होगा। इस बार कोविड पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता कनाडा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के इस फैसले को किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है। दरअसल किसान आंदोलन के एक सवाल पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कनाडा दुनिया भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकार का समर्थन करेगा। उनकी इस टिप्पणी के बाद भारत विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक नादिर पटेल को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवंबर में कोविड-19 में 11वें मंत्री स्तरीय समन्वय समूह में हिस्सा ले चुके हैं। ये पहली बार था जब भारत ने आधिकारिक रूप से इस बैठक में हिस्सा लिया था और तब कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कोविड को लेकर भारत की भूमिका की जमकर तारीफ भी की थी। और अब आइए जानते हैं देश भर में कोरोना से जुड़ी अपडेट क्या है। देश में कोरोना के मामले 96 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,652 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 512 मरीजों की मौत हो गई।
वहीं पिछले 24 घंटे में 42,533 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गए। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल 96,08,211 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 4,09,689 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कुल 90,58,822 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से कुल 1,39,700 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति भारत का रिकवरी रेट 94.28% है, जबकि कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर 1.45% है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में कोरोना के मामले अब 6 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। 1 मिनट में पूरी अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,419 नए मामले सामने आए, जबकि 4,916 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 81,473 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। देश की राजधानी में कोरोना के कुल 5,59,544 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 26,378 मामले ही अब एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 9,574 लोगों की जान जा चुकी है। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन लगाने वाले हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर 1 मिनट में। हरियाणा सरकार में गृह और स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी। मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूँ। ये सभी जो मेरे निकट संपर्क में आए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो कोरोना के लिए खुद का परीक्षण करवाएं। 20 नवंबर को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस वैक्सीन के लिए वॉलंटियर किया था और इस पर भारत बायोटेक और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज होती हैं और ये दोनों ही जरूरी हैं। उन्हें वैक्सीन की पहली डोज ही दी गई। एंटीबॉडी बनने के लिए 2 डोज लगनी जरूरी है। दोनों डोज लगने के कुछ दिन बाद ही एंटीबॉडी बनती है। फिलहाल अनिल विज के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। वहीं भारत में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी डिटेल। भारत में कोरोना के मामले 96 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं और ऐसे में वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, खासकर तब से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बस कुछ हफ्तों की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन दिनों वैक्सीन के रखरखाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश के GMR ग्रुप, जो दिल्ली और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन करता है, उनका कहना है कि उन्होंने वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि वैक्सीन को अनुकूलित वातावरण में देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। GMR का कहना है कि तापमान नियंत्रण क्षेत्र में अत्याधुनिक कूलिंग चेंबर्स की मदद से टीकों का परिवहन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में अलग अलग इलाकों में मौसम के बदलाव को देखते हुए वैक्सीन को पहुंचाना एक जटिल प्रक्रिया है। भारत में कई वैक्सीन ट्रायल अभी अलग अलग चरणों में है, जिसमें भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी शामिल है। कोरोना में लोगों को सतर्क करने का एक नया तरीका जयपुर की पुलिस ने निकाला है। 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग जागरूक हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस ने एक नया तरीका खोज निकाला। दरअसल पुलिस ने हाथी घोड़े की रैली निकालकर लोगों को कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने का संदेश दिया। इस रैली में आकर्षण का केंद्र बने हाथी और घोड़े, हाथियों पर बैनर भी लगे थे जिनमें लिखा था, मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को बार बार धोएं। लोग अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन रहते हुए पॉजिटिव मरीज बाहर नहीं घूमे, उनके परिवार के लोग अनावश्यक बाहर नहीं घूमे,
इस संदेश को देने के लिए आज हाथी, घोड़े और हमारी पुलिस के जो घोड़े हैं उनके साथ ये रैली, जागरूकता रैली निकाली गई है। दरअसल राजधानी जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक ही बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया। इस रैली को इलाके के डीसीपी डॉक्टर राजीव प्रचार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर राजस्थान सरकार गिराने का आरोप लगाया है। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह पर फिर से सरकार गिराने का आरोप लगाया है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है। लोग कहते हैं जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। सीएम गहलोत के मुताबिक कांग्रेस विधायकों ने उन्हें बताया कि सरकार गिराने के लिए कैसे कैसे काम किए गए। कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 65 पॉइंट है। 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। हालांकि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने सीएम गहलोत के इस बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री बेहद घबराए हुए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बरसी पर हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात कही है। आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने की बरसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने अपने अपने समुदाय के लोगों को संदेश दिया है। दोनों ही समुदाय के गुरुओं ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया तो सारे जितने विवाद सब खत्म हो गए हैं। न मुस्लिम के पक्ष के विवाद रह गए, न हिंदू पक्ष के विवाद रह गए। इस मौके पर मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी अपने समुदाय के लोगों से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 6 दिसंबर मनाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के वफादार भी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया, अब 6 दिसंबर मनाने की जरूरत नहीं है। देश के सर्वोच्च अदालत ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला सुनाया था, जबकि मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश भी दिया था। इस महीने शुरू होने वाले राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, पूर्व IAS अधिकारी करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे। साथ ही राम मंदिर मॉडल के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी मौजूद होंगे। इस बैठक के लिए टाटा कंसल्टेंसी के विशेषज्ञ इंजीनियर भी अयोध्या पहुंच गए हैं। इसके साथ लॉर्डसन एंड ट्रूबो के विशेष इंजीनियर की टीम भी अयोध्या में मौजूद है। राम मंदिर निर्माण के लिए ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। 8 दिसंबर को राम मंदिर निर्माण की तिथि निकलकर सामने आएगी कि दिसंबर माह में किस दिन से मंदिर निर्माण के लिए नींव का कार्य आरंभ किया जा सके। वहीं आने वाली 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास भी करने वाले हैं। क्या है इसकी खासियत, जानिए 60 सेकंड्स में। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश नए संसद भवन में प्रवेश कर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आने वाली 10 दिसंबर को इस नए संसद भवन का भूमि पूजन के साथ साथ शिलान्यास करेंगे। हमारे सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा कि सदन की दोनों सभाएं हमारे नए लोकतंत्र के मंदिर में आजादी के 75 वर्ष बाद शुरुआत होगी। इस भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। संसद का नया भवन
64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसके निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। शनिवार को प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामविलास पासवान की अस्थियों को विसर्जित किया गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर 1 मिनट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अस्थियों को प्रयागराज के संगम में शनिवार को विसर्जित किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्गीय पिता की अस्थियां लेकर संगम पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान के साथ संगम में अस्थि विसर्जन का कार्य किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि परिवार की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां बिहार की तमाम नदियों के साथ साथ प्रयागराज संगम में भी प्रवाहित की जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई थी। यूपी के ललितपुर का सोनू 13 साल बाद अपने गांव लौटा तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए तस्वीरें। आपकी स्क्रीन पर जिस शख्स का इतने धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है, उसके घर लौटने की वजह भी उतनी ही खास है। दरअसल यूपी के ललितपुर को सोहन सिंह उर्फ सोनू 13 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने घर लौटा है। दरअसल सोहन 26 अक्टूबर को ही पाकिस्तान से भारत लाया गया था, मगर कोविड काल के कारण उसे अमृतसर के नारायणगढ़ में एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जहां महीने तक सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। इसके बाद सोनू को घर भेज दिया गया। पाकिस्तान ऐसे पहुंच गए कि मेरे लिए महसूस ये हुआ कि मुझे थोड़ा घर से निकलने की आवश्यकता चाहते थे, अपने आप के लिए कि जाने चाहते थे हम। फिर मैं जाने की कोशिश में लगा रहा, मैं फिर निकलते मैं गलती से पाकिस्तान में पहुंच गया। हाँ, जेल में रखा गया था। 13 साल बाद अपने घर आकर सोनू की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। बिहार के मोतिहारी में डीटीओ कार्यालय के कर्मचारियों को विजिलेंस टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 1 मिनट में अपडेट। बिहार के मोतिहारी में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीटीओ कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों को गाड़ी का नंबर बदलने के नाम पर घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने लिपिक राजेंद्र सिंह को 9,000 और प्रोग्रामर खुर्शीद आलम को 30,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीम के डीएनपी सर्वेश कुमार ने बताया कि डीटीओ ऑफिस में गाड़ी का नंबर बदलने के लिए दोनों ने गोविंदगंज के प्रशांत मिश्रा से घूस मांगी। प्रशांत मिश्र हैं, गोविंदगंज मोतिहारी के। सफारी डिकोर गाड़ी 4 व्हीलर है, उसका वो गाड़ी है उत्तराखंड से खरीदे थे, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र ला करके डीटीओ कार्यालय में दिए और चालान से 37,340 रुपया जमा किए। इस मामले में 2017 में ही 37,320 रुपए का चालान जमा किया जा चुका था। इसके बावजूद दोनों आरोपी शिकायतकर्ता से और पैसे मांग रहे थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.